अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, वैसे तो मुल्क के बहुत से अहम मसले हैं जिन पर बात करनी चाहिए आज के प्रोग्राम में, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाते हैं तो आज कौमी असम्बली में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी अहम तकरीर की है और सबसे पहले हम चाहेंगे कि उसी को शामिल गुफ्तगू करें। आज उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान का जिम्मेदार एक मखसूस इदारा है। ये इदारा कौन सा है उन्होंने नाम तो नहीं लिया कैटेगोरिकली, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पार्लियामान के मामलात में बार बार मुदाखलत करता है और उन्होंने इस इदारे पर इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि इसी की वजह से सियासत में छोटे बड़े तनाज़ात होते हैं जो फिर एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है आज की स्पीच में, और उन्होंने कहा कि आजकल मुल्क में नफरत की सियासत एक मरतबा फिर उरूज पर है। जिस किस्म की तकसीम आज हम देख रहे हैं सियासत में, ऐसी तकसीम हमने पहले कभी नहीं देखी थी और अवाम के मुआशी बहरान भी बढ़ते ही जा रहे हैं। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। अगर हम टेलीविज़न खोलते हैं, न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं तो हम देखते गए हैं कि एक दूसरे को हम गालियाँ दे रहे हैं। उनका आज की स्पीच में यह भी कहना था कि सियासी कारकुन अब बांग्लादेश के हालात बहुत ही गौर से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में शहीदों के कोटे से मुतालिक एहतजाज होता है, एहतजाज शुरू होता है, हसीना वाजिद को हुकूमत छोड़ना पड़ती है। हमें अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वरना सूरत हाल बड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल भी कुछ इसी तरह के हैं। आपके हाथ में कुछ है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इदारों के दरमियान अब एक वाज़े किस्म का फासला, एक वाज़े किस्म का तनाव नजर आता है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। और एक इदारा जो बार बार मुदाखलत कर रहा है पार्लियामेंट में, उस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली को तूफान के बड़े बहरान में तब्दील कर दी है और ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी है। और ये भी उन्होंने कहा कि बाय द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी का मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में जो मामला किया है, जो फैसला दिया है, वो मांगा ही नहीं गया था और ये सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गई। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा किया है आज, और फिर एक जमात को सियासी फायदा दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले में कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, समोसों और टमाटरों की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। ये सारी गुफ्तगू आज उन्होंने की है पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर। इसी पर बात करने के लिए हमने शो में दावत भी दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं हसन मुर्तजा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच भी सुनी होगी जो उन्होंने फ्लोर पर की है आज, और बड़े अहम मामलात पर उन्होंने बात की है। बड़े क्रिटिकल अगर हम कहें नुक्ता उन्होंने उठाए हैं आज। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एज अ मेंबर ऑफ दिस पार्टी, इस पार्टी के रहनुमा होते हुए आपको क्या लग रहा है कि जिस तरफ इशारा किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि सियासी बहरान यहाँ से जन्म ले रहा है, क्या वही एक्यूरेट पॉइंट है, वहीं से मसाइल इनिशिएट हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अहम इशू है जिस पे आपने बात करने का मौका दिया, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो बातें की जी, वो सारी कौम के सामने है कि अगर हम इन चीजों को इस तनाजुर में देखें कि एक अदालत थी जिसने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया था, जिसको आज की हमारी अदलिया भी अदालती कत्ल तस्लीम करती है। फिर वो भी एक अदालत थी जिसने इस मुल्क के अंदर आइन में तरमीम का हक भी एक फौजी डिक्टेटर को दे दिया जी, कि उन्होंने उसको जायज भी करार दिया, और उन्होंने कहा कि वो आइन में भी जो अमेंडमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। क्या वो अदलिया भी जो है, क्या उसे अदलिया हम नहीं कहेंगे? और फिर हमने एक ऐसे साबिक चीफ जस्टिस साहब को भी देखा जिन्होंने इंसाफ के साथ साथ मुल्क के अंदर डैम बनाने का भी फैसला कर लिया कि डैम मैं बनाऊंगा जी। अगर उस अदलिया को देखा जाए तो क्या उस पर बात करने का कोई हक नहीं रखता? हम अदलिया का एहतराम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। हम कतई ये नहीं चाहते कि हमारे इदारे कमजोर हो, और फिर अदलिया जैसा एक मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ इदारा जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे होने हैं, क्या हम हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हम उस इदारे को कमजोर करें या उसकी तौहीन करने की जुर्रत करें या कोशिश करें? कभी नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन उन जज साहबान का, उन मोहतरम जज साहबान का किरदार सामने रखें तो क्या उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए? ये सारी चीजें अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं हर इदारा अगर अपनी हदूद में रहकर काम करे
तो सारे इदारे मजबूत होंगे, मुल्क मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूर मजबूत होगा। और अगर ये इदारे एक दूसरे में मदाखलत करते रहे तो मैं नहीं समझता कि वो मुआशरा कायम रहेगा। तो इस तनाजुर में अगर बिलावल साहब ने कहा है कि आलू टमाटर का रेट, तो क्या चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार साहब, वो हर रोज के 100 मोटो किस पे लेते होते थे? अवामी मसाइल पर। यही चीज है ना जी कि हम अगर सारे काम किसी एक इदारे में करने हैं तो फिर बाकी मुल्क तो बंद नहीं हो सकता। लेकिन हसन साहब, अगर हम आज की स्पीच की बात कर लेते हैं चेयरमैन साहब की, तो क्या ये सिर्फ एक मखसूस फैसले के बाद जाकर उन्होंने ये पूरी की पूरी स्पीच की है कि अगर मखसूस नशिस्तों वाला ही सिर्फ मामला है और उसी के हवाले से उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन या एजिटेशन या जो भी आप कहें, गुस्सा, जो भी नाराजगी का इजहार किया है, क्या उस सीटों वाले मामले पर किया है या अदरवाइज भी वहां पर कुछ ना कुछ मामलात हैं, उनके कोई ना कोई गिले हैं, शिकवे हैं या मसाइल हैं उस इदारे से मखसूस? देखिए, ये गुस्सा या ये शिकवा अगर सिर्फ उस फैसले के मुकाबले में आप लाके खड़ा कर दे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं, तो क्या चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वो सीटें ज्यादा अजीज हैं जो PMLN को या किसी को जानी है, या उसमें से 1-2 सीटें हमें आ जानी है? क्या इतनी बड़ी बात जो है वो चेयरमैन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल के हवाले से उसको नहीं देखा जा सकता कि वो कितना बहुत बड़ा फैसला था जो भुट्टो साहब का अदालती कत्ल था? क्या बीवी शहीद के जब कातलों को छोड़ा गया तो क्या वो आज भी लोग हमें कहते हैं, हालांकि वो सवाल अदलिया से होना चाहिए कि कैसे उन कातलों को छोड़ दिया गया जो इस्तगासा ने और जो हमारी प्रोसिक्यूशन ने अदालतों के कटहरों तक पहुंचाए थे, उनके उस पे हम ये बात उस तनाजुर में नहीं देखी जा सकती कि उनका गमो गुस्सा जो है या उनकी जो बात या गुफ्तगू है, क्या वो सारे फैसले नहीं हो सकते, बुनियाद बनाए जा सकते? वो सिर्फ इन चंद सीटों की बुनियाद पे वो गमो गुस्सा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन साहब, क्योंकि इससे पहले भी बिलावल साहब ने अपने इस खास नैरेटिव का इजहार किया था, पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया था या कहीं और किया था, लेकिन 100% श्योर कि ये बात उन्होंने की थी, तो मैं आपसे इस पर बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब अगर ये कह रहे हैं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हुकूमत, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी जमात है। अगर मैं यूं कहूं कि PMLN आप लोगों की बुनियादों पर है, आप उनको बहुत एक अच्छे तरीके से सहारा देकर खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो गलत नहीं होगा। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए फिर क्यों बिलावल साहब अपने हाथ खड़े कर रहे हैं या उस सिचुएशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, रादर देन कि उसको रिजॉल्व करें या PMLN के साथ बैठें, उन मसलों का हल निकालें अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है भी तो? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मेरे ख्याल है सबसे बड़े विक्टिम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, मेरी क़यादत रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन रहा है। हमारी अगर आप शहादतें देखें तो हजारों की तादाद में हमारे कारकुन शहीद हुए, हमारी क़यादत और लीडरशिप शहीद हुई। सबसे बड़े विक्टिम तो दहशत गर्दी के या लॉ एंड ऑर्डर के हम हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं तो क्या हम हाथ खड़ा कर रहे हैं? हम तो आज भी ये कहते हैं कि ये ठीक होना चाहिए, और ये उस वक्त ही ठीक होगा जब पार्लियामान की, जब हुकूमत की रिट कायम होगी। और अगर हर रोज आप हमारा 2008 से 13 तक का अगर दौर देखें तो वो तो हमारा सारा कटहरे में खड़ा गुजर गया। कभी हमारा वजीर आजम कटहरे में होता था, कभी हमारा वजीर कटहरे में होता था, कभी हमारे जो हुकूमती अफसरान थे वो वहां पे खड़े होते थे, और किस किस्म का हमारे साथ तज़हीक अमेज रवैया होता था। हमने अगर किसी भी हुकूमत की रेट कायम नहीं होनी तो फिर किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, डिलीवरेंस बेहतर हो जाएगी? ये सारी चीजें तो रेट के साथ मशरूत है। अगर हुकूमत किसी जगह पे नजर आएगी तभी होगा ना। अगर हम हुकूमत लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकती, जो पार्लियामान का हक है, वो भी किसी और ने करनी है,
ठीक। अगर आइन को रीराइट करने की कोशिश की जाएगी तो क्या उस पर सियासी क़यादतें खामोश रहे, क्या वो बात भी ना करें? और पार्लियामान के अंदर अगर कोई बात करता है जी। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बिल्कुल एक सियासी गुफ्तगू हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो पार्लियामान एक के अंदर मसले तो को आप हाईलाइट दलाइल कर रहे के हैं। साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बिल्कुल करेक्ट हसन साहब, मैं तो खुद कह रही हूँ कि वो एक मसले की तरफ पॉइंट आउट करें। अभी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, वेलकम भी करते हैं। गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम गौस साहब। जी वालेकुम। सर, एक तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ इसको करेक्ट कीजिएगा टीम। और दूसरा, हसन साहब भी हमारे साथ ही हैं। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट फ्लोर पर जो बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू की है, तो मेरा सवाल हसन साहब से भी यही था कि देखें, दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, दोनों बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से रिजर्वेशंस हैं और मसाइल की निशानदही कर रहे हैं खड़े होकर कौमी असम्बली में, तो आप ये नहीं बेहतर समझते कि दोनों जमातों के रहनुमा आपस में बैठें और इन मसलों का हल निकालें? जी बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हमें इनका बड़ा रिकॉर्ड है। और जिस तरह के हालात हैं तो कम से कम हम जो पार्टी हुकूमत में हैं, हमें तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बिलावल साहब के जो तफाज़ात हैं अपनी जगह, लेकिन वो भी एक किस्म का हुकूमत का हिस्सा है जी। और हमें मिलजुल के चलना है। वो जो सा जश्न है वो वज़ीर आज़म को पेश करें कि किस तरह लॉ एंड सिचुएशन बेहतर की जा सकती है। एक उन्होंने वो एक और बात की जी कि अरशद नदीम के हवाले से, जो उसमें कि सूबाई और कौम वफाकी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, उसने अपने तौर पर किया है। बिल्कुल ठीक है, की है, लेकिन वो मैं एक बात कहूँ कि वो खुद उसका स्टेटमेंट है कि 12 में जब वज़ीर शहबाज शरीफ ने जब एक यूथ टैलेंट के हवाले से गेम्स के हवाले से प्रोग्राम शुरू करे, उस वक्त मैंने हुआ। तो मेरा क्या जी गौस साहब। ठीक है, गौस साहब को दोबारा कनेक्ट करते हैं। हसन साहब, गौस साहब आपको आवाज़ आ रही है? ठीक। जी आ रही आवाज आपकी आ रही है? जी जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। हाँ, तो मैंने कह रहा हूँ बिलावल साहब को मुझे समझ नहीं आया कि आज उसकी जिस तरह स्पीच की है थोड़ा नाराजगी का इजहार था। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम पहले ही मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है या बेचैनी की सूरत हाल है, तो कम अज कम हमें जो है वो कम अज कम जो पार्टी हुकूमत में उनको तो इकट्ठे बैठना चाहिए, इकट्ठे बैठ के मसाइल का हल करना चाहिए। मैं भी और यही नुक्ता आज़म मैं के उठा दरवाजे रही हर थी वक्त कि खुले अगर हैं। अगर कोई नाराजियां हैं दोनों जमातों में, अगर कोई मसाइल हैं, जैसे कि वो भी बात कर रहे हैं जावलिन थ्रू के हवाले से भी अरशद नदीम की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है, बड़ा एक अहम मसले की तरफ इशारा किया है कि अगर हम पार्लियामेंट फ्लोर पर बैठते हैं, सियासी कुव्वतें बैठती हैं, सियासी मामलात को तय करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक इदारा इंटरवीन करता है, उसको नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये स्टेटमेंट उनका किसी हद तक दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। खासतौर को इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ था जी। और रिसेंटली जो पीटीआई का जो कुछ सीटें जो दी गई हैं, मतलब इस लिहाज से होना है कि जी एक पार्टी उसने अपील ही नहीं की और उसको दो 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 बंदों की लड़ाई थी और जाके सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे बंदे के हक में फैसला दे दिया। तो ये बड़ी अनहोनी सी बात है। और फिर जो एमपी एमएलए जो जिनको मुंतखब कर लिया गया था और जो हलफ उठा चुके थे, उनको सुना भी नहीं गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हर लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन को रीराइट करने के बराबर है। उन्होंने ये आइन को रीराइट किया है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त जो पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा कमजोर समझ लिया गया है, कोई भी इदारा हो, सिर्फ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, बाकी भी जो इदारे हैं वो भी बस सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ जाते हैं, किरदार खुशी की जाती है, उन वज़ीर आज़म को पकड़ लिया जाता है, किसी वज़ीर आज़म को फांसी दे दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तमाम इदारों को अपने डोमेन में रहना चाहिए कि खुदा सिर्फ देखो, हमेशा सियासतदान आगे आते हैं और मुल्क बचाते हैं। तो 71 की जंग हुई, उसमें 2 लाख हो गया, उस वक्त भी भुट्टो साहब आए और उन्होंने जाके इंदिरा गांधी से नेगोशिएशन की और की। अब सुप्रीम कोर्ट देखो ना, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो उस वक्त फांसी दी थी जुल्फिकार भुट्टो को,
और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं उसमें जो है वो केस को पूरी अच्छी तरह नहीं आर्गू किया गया, तो नहीं सुना गया, तमाम हक़ाइक़ को सामने नहीं रखा गया, तो एक रिवर्स हो गया। अब इसी तरह नवाज शरीफ साहब को जो सजा सुनाई गई थी अकामे की बजाय पनामा की बजाय अकामे पे, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया है। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ शायद वो जो प्रेशर आ जाते हैं जज साहबान, मुझे बड़ा दुख हुआ है इस चीज़ का। और एक अक़लियती फैसला 2 जज साहबान का आया है परसों, जी। और उन्होंने अपने सीनियर को जो पुलिस जिन्होंने पीटीआई के हक में फैसला दिया उन पर कड़ी तनकीद की है कि इन्होंने आइन को रीराइट किया। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा आइन को रीराइट का, वो 2 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं जो उनको कर रहे हैं। तो ये एक मामला आइन और कानून के मुताबिक नहीं, ये पसंद नापसंद का मसला है। ठीक है इससे हमें बड़ा दुख हुआ है। हसन साहब का भी इस बात पर नुक्ता ले लेते हैं। हसन साहब, अगर आज इसी स्पीच की बात करें और दूसरी तरफ आज एक समाअत हुई है वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट ऑफिस के हवाले से, चेयरपर्सन की तब्दीली का मामला था जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। कहा है कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने जो है ना मुल्क का निज़ाम संभाला हुआ है। पहले ये तासुर बड़ा आम था कि चीफ जस्टिस साहब बड़ा नरम गोशा रखते हैं, एक कुशन रखते हैं हुकूमती जमात PMLN के लिए, लेकिन आज तो उन्होंने बड़ा हुकूमत को सख्त पैगाम दिया है। और आप उनके इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? ये खलीज बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही आपको हुकूमत के दरमियान और दूसरी जानिब बदिया के दरमियान या पार्लियामान के दरमियान? हसन साहब, देखिए, ये हमें इस तरह नहीं देखना चाहिए चीजों को। रिमार्क्स जो है वो जज साहबान के मौजूदा जो उस वक्त बात चल रही होती है उस तनाजुर में होते हैं। अच्छा, सख्त रिमार्क्स भी होते हैं, और जब फैसले होते हैं कोई जरूरी नहीं कि उन रिमार्क्स के मुताबिक ही वो फैसले आए। जब मुकम्मल फैसला आता है तो तभी वो उस पर बात हो सकती है। चीफ जस्टिस साहब बड़े काबिल एहतराम है, बड़े धीमे मिजाज के हैं और कोशिश करते हैं कि इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जाएं। शायद उस वक्त कोई ऐसी चीज सामने आई हो जिसको देख के उन्होंने ये बात कही हो, और ये किसी हद तक है भी दुरुस्त। इस मुल्क के अंदर जो अफसरशाही है वो एक अपना मिजाज तो रखती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी हुकूमत हो, वो अफसरशाही का जो मिजाज है वो तो एक उनका है। वो समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं और हम जो हमने तालीम हासिल की है या जो हमारी काबिलियत है वो ये हक है मुल्क हमारा चलाना। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने काफी हद तक जो चीजें कही है वो ठीक है। अभी वहाँ साहब एक बात कर रहे थे चेयरमैन की तकरीर के हवाले से, तो मैं उसमें वाज़ेह कहूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन साहब ने कोई हुकूमत पे इस किस्म की तनकीद की है या बात की है। चलो, गवर्नेंस के हवाले से यकीनन बात हुई होगी, और हम उनके उन्हें वोट हमने जरूर किया है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और ना ही कोई या तो कोई हमारे साथ उनका ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके तहत कोई वो हमसे कोई चीज पूछे, कोई मशावरत करे और हम कहें जी कि हम नहीं करते, फिर तो है। अब हम धक्के से तो नहीं जबरदस्ती जाके कह सकते जी कि ये चीज ठीक कर लो, ये चीज ठीक कर लो। मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ और हम मिलते भी रहते हैं, उसमें चीजें डिस्कस भी होती हैं। तो कभी भी हमने नेगेटिव वहाँ पे अपना रवैया नहीं रखा, हमेशा पॉजिटिव होता है। और हम चाहते हैं कि जमहूरी कुव्वतें, जमहूरी क़यादतें, जमहूरी पार्टियां जो है वो मजबूत हों, ताकि हम इस मुल्क के अंदर बढ़ता हुआ इंतशार जो है उसको रोक सके और लोगों को रिलीफ दे सके। हम हमेशा अवामी रिलीफ की बात करते हैं। तो फिर ताउन कहाँ से नहीं हो रहा? हसन साहब, फिर ताउन कहाँ से नहीं हो रहा? किया हो जी हसन साहब, सवाल ये कि फिर ताउन कहाँ से नहीं हो रहा? अगर हमने इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करनी है, जिस तरह से आज भी बिलावल साहब ने इसको तस्लीम किया है कि हुकूमत को कोई फॉर्मूला इस हवाले से दिया है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? आप कह रहे हैं ना कि हमने हुकूमत को वोट दिया है, ज़ाहिर कंसेंसस तो होंगे ना इस मामले के ऊपर। देखिए, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो अब हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो किसी से मशावरत करना चाहते हैं, किसी से नहीं करना चाहते, किसी को बुला ले, कोई इस किस्म का हो कि जहाँ बैठ के किसी एजेंडे के तहत बात हो।
ये तो नहीं है ना कि कहीं किसी गेट टुगेदर में अगर मिल गए हैं, कोई मुलाकात हो गई है तो उसको मुलाकात समझ लिया जाए। ये चैलेंजेस बड़े सीरियस है, इनके लिए तो क़यादतों को मिलकर बैठने की जरूरत है और उसके लिए रियासत को आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव को फैसला करना पड़ेगा और उनको वो अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे कि वो दूसरे अपने इत्तेहादियों को भी बुलाएं और उनके साथ बैठ के मुशावरत के साथ वो चीजें ठीक करें, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हम पीएमएलएन को कोई इल्जाम दे रहे हैं या उनको हम कमजोर कर रहे हैं। पीएमएलएन ने अगर कमजोर होना है तो वो सारे पॉलिटिकल सिस्टम ने कमजोर होना है। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई अलमिया हो। हम तो चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएं और चीजें बेहतर हो। ठीक है, लेकिन न्याज़ी साहब फिर क्यों नहीं बैठ रहे इन मसाइल को लेकर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिठाकर इन मसाइल की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रही और क्यों इसको रैपिडली हल करने की कोशिश नहीं कर रही? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा 14 दिन का धरना दिया जमात इस्लामी ने और अवामी मसाइल थे, वो सारे मसाइल थे जो आप और हम फेस करते हैं। अभी 10 दिन पहले, जब तक शायद हफ्ता हो गया इतने जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारे जो मिनिस्टर थे वो प्रेसिडेंट हाउस के, तो वहाँ बिलावल साहब भी थे, बैठ के उन्होंने बातचीत का मसला हल किया। बातचीत कई मसाइल थे जो कि ऑन एयर नहीं किए जा सकते, ज़ाहिर जब तो बड़ी सियासी पार्टियां बैठती हैं तो कोई सारी चीज़ तो नहीं बताने वाली होती। तो वहाँ बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, हमें खुशी हुई और उन्होंने बड़ा अच्छा इनपुट दिया और हमने उनकी जो इनपुट दिया उस पर वजन दिया, उसको पे इलामा करने का वादा किया। ठीक जी, गौस मोहम्मद साहब आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, गौस साहब को दोबारा कनेक्ट करते हैं। हसन साहब, अब जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि अभी एक बड़ी जमात इस्लामी जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब 14 दिन के धरने पर थे और वो सारे मसाइल जो आवाम इस वक्त फेस कर रही है और लोगों में बड़ा गम व गुस्सा पाया जा रहा है, चाहे वो सिंध के आवाम क्यों ना हो, कि इलेक्ट्रिक ने यहाँ परेशान किया हुआ है लोगों को, दूसरी जानी पंजाब के भी लोग उतने ही अफेक्टेड होते हैं। तो क्यों जमातें नहीं बैठती खुद से जब तक एक धरने की पूरी शक्ल इख्तियार नहीं कर जाते, लोग एहतजाज प्रोटेस्ट करने इस्लामाबाद नहीं निकल जाते? जब खराब नहीं हो जाती सिचुएशन उससे पहले तक क्यों रियलाइजेशन नहीं होती हुक्मरानों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक है और उसको करना चाहिए, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए। ये धरने और ये जो चीजें हैं इससे मामला ठीक नहीं होते। मैं उसको ज्यादा मुनासिब और पॉजिटिव समझता अगर इस धरने के साथ साथ कोई फार्मूला जो है वो जमात इस्लामी देती कि आप इस तरह से करें, तो फिर उसको हुकूमत लेके आती और अपने इत्तेहादियों के साथ और पार्लियामान में उन चीजों को डिस्कस करके उनके इश्यूज जो थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस किस्म के जो धरने और ये जो एहतजाज है जिससे कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो गया, जिससे हमारी मईशत पहले ही बड़े बुरे हालात का सामना कर रही है, उसे मजीद मुश्किलात में डाला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के मुतरादिफ है कि जी फलां जमात गई और पॉइंट स्कोरिंग की और उन्होंने जी हमने तो जी वहां पे धरना भी दिया, एहतजाज भी किया, हमने तो सारा कुछ कहा, अब हुकूमत नहीं कुछ कर पा रही। तो ये उसको पॉइंट स्कोरिंग आप कह सकते हैं। इससे मामला ठीक करने की ना नीयत होती है ना इरादा होता है। अगर वो ठीक करना चाहते तो वो एहतजाज के साथ साथ वहां पे कोई फार्मूला भी देते कि ये फार्मूला हमारे पास है, इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम बेहतर हो सकते हैं, जो कि नहीं किया गया। और फिर जब वापस आए हैं तो क्या किस यकीन दहानी पे वापस आए हैं? क्या सोचा था 14 दिन के धरना देने के लिए और क्या सोच के वो धरना खत्म कर दिया गया? क्या वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए? क्या उसके लिए कोई टाइम लिमिट का कोई रोड मैप दे दिया गया कि इतने दिन में ठीक हो जाएंगे? तो ये सारी चीजें जो है ये कौम के सामने आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए खुदारा मुल्क का नुकसान ना करे। ठीक है, न्याज़ी साहब ने भी अभी ज्वाइन कर लिया। गौस साहब, जिस तरह हसन साहब फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है, पॉलिटिकल गेन होता है। जमात इस्लामी के धरने की बात मैं आपसे कर रही थी जब आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई, आप फरमा रहे थे कुछ।
करने की बात है, वो जमात इस्लामी वाले आए, उस पे हमने फिर उनको एंगेज किया, बातचीत की। एक लिहाज से उनका अप्रिशिएट इसलिए मैं करता हूँ कि पुरअमन का एहतजाज था। जी बिल्कुल। उन्होंने कभी लोगों के रास्ते में रुकावट नहीं डाली, वहाँ मामूलात जिंदगी चलते रहे। और यही जमहूरियत को सूरत है कि एहतजाज करें लेकिन पुरअमन करें, हम्म। लोगों के मामूलात जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हम्म। तो उसमें दादा साहब सल्फी साहब उनके आखिरी जो धरना खत्म किया उनके बाद की, और फिर 45 डेज का एक टाइम फ्रेम दिया है कि उसमें उन्होंने उनसे तजावीज मांगी हैं। तो इस 2 4 5 हमारे दौर चले हैं। ठीक। हमारे मुआशी माहिर भी थे, उनके हमने उनसे से कहा पे आप ही फिर मुआशी माहिर जो आपके जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ बैठे हैं, ये मुल्क हमारा है, हम सबका है। पाकिस्तान की मीशत आपके सामने है, आपको हमारे जेब में तो जारी रहा, हम तो एग्जिस्टिंग हालात हैं उनमें काम कर रहे हैं, आप हमें मशवरा दें कि किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कुछ तजावीज दी हैं, फिर हमने 45 डेज का हमारा एग्रीमेंट हो गया कि 45 डेज उस पर कोशिश करते हैं वर्कअप करके कि किस तरह बिजली के बिल को कम किया जाए। ठीक। उस पर कुछ उन्होंने वादा किया कि 45 डेज के बाद तकरीबन कोई तो 1 रुपए के करीब बिजली की रेट भी कम होंगे। तो इस लिहाज से, लेकिन जितने लंबा धरना कभी नुकसान होता है, मेरे ख्याल में हुकूमत को भी और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप जो हमारी हुकूमत है वो एक पार्टी हुकूमत तो है नहीं, इसमें 3 4 पार्टी हैं, फिर उनसे नेगोशिएशन को देख कुछ हम इस पोजीशन में नहीं होते कि उस जमात इस्लामी अगर आई है तो उनको है कि हाँ हम इस तरह करेंगे। हम अगर कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो फिर अपनी हम सियासी दूसरी पार्टी से मशावरत करके जब कंसेंसस होता है तो फिर जाके जमात इस्लामी या किसी भी जमात से बात करते हैं। तो चलो शुक्र है कि वो हमारी बात मान गए और धरना खत्म कर दिया। लेकिन ठीक है। जिस तरह हसन साहब ने बात की है ना, ज्यादा 4 पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो सारे होते हैं, और मेरे ख्याल में इस रविश को तर्क करना चाहिए, पाकिस्तान को चलने देना चाहिए। हम ये हमारे साथ वैसे भी बैठ सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे कि ये तरीका है, हमें रेट बिजली कम हो सकते हैं, वो भी हो सकता था, पर उनकी मर्जी है। हर कोई वो जिस तरह पीटीआई पॉइंट्स वगैरह करी इसी तरह ये भी कर रहे हैं। पीटीआई का अपना नैरेटिव है, वो तो सुबह कुछ होता है शाम कुछ होता है। पर हम तो जो हमसे हो सका, हम 2013 से लेकर 18 तक हमने जो हमें इन्हीं हालात का सामना था, धरने थे, एपीसी का वाकया हो गया, और फिर उसके बाद सारा सड़कों पे रहे हैं, कभी 35 पंक्चर की बात करते थे, कभी कुछ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया। और उसमें अगर से पीपल्स पार्टी पोजीशन में थी, लेकिन उन्होंने बड़ा जिम्मेदाराना एक रोल अदा किया, और फिर हमने 5 साल अपने पूरे किए। वो क्या मैं अपने वज़ीर आज़म को तब्दील करना पड़ा, बहरहाल हमने 5 साल पूरे किए। आप भी इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी अब वाले तो विषय के पाकिस्तान ऊपर पीपल्स तौर पार्टी पर आपकी बजाय इत्तेहादी भी है, तो ये एक और अच्छी बात हो जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ऑपोजिशन में बड़ा अच्छा एक रोल प्ले करती है तो 100% वो आपके साथ गवर्नमेंट पे बैठते हुए भी अच्छा रोल प्ले करेगी। थैंक यू सो मच गौस मोहम्मद न्याजी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शो में आगे बढ़ते हुए हम बात भी करेंगे मजीद कुछ बांग्लादेश के हवाले से भी, जो स्टेटमेंट्स और जो सिचुएशन मजीद सामने आ रही है, और क्लैरिटी हम लेना चाहते हैं कि जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के, या फिर आगे मुल्क के अंदर जाकर कोई मजीद सूरत हाल ऐसी ख़राब तो नहीं होगी। ये जो खलीज है, ये जो दरार है, इसको पुर करना है, ना कि इसको मजीद बढ़ाना है। प्रोग्राम में यह वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।